So, hello. Yes, very good morning. Sorry for the delay. ठीक है. Like today, we have to start at slowly and gradually at 6:50, 6:55 we'll start. ठीक है. And thanks to all of you जो भी बहुत जल्दी अच्छे से आ रहे हैं, टाइम पे पहुंच जा रहे हैं. This is what we call a class. ठीक है. And you are a fantastic crowd. Now let us start with Lion Limited. ठीक है. आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो फटाफट ये क्वेश्चन बैंक अपना खत्म हो जाएगा. कुछ ज्यादा बचा नहीं है, एक दो ही बस क्रिटिकल क्वेश्चन उसमें है. ठीक है. जैसा आपने लायन लिमिटेड क्वेश्चन देखा, दिस इज एन एग्जैक्ट वर्जन ऑफ व्हाट यू कैन गेट इन जनवरी एंड मे. ठीक है. एक मैंने बताया था कि वो 4 अलग अलग केस रहेंगे छोटे छोटे, एक ये वाला वर्जन. इससे तीसरा आपको इस एएस से नहीं मिलेगा, पक्का बात कर रहा हूं मैं. दूसरी चीज, ये एएस ज्यादा फेमस है एमसीक्यू में. ठीक है. लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसके डिस्क्रिप्टिव में इतने क्वेश्चन आए नहीं है, तो इट इज हाईली पॉसिबल दैट वो कुछ ट्रेंड चेंज करे. जनरली दे आर प्रेफरिंग टू आस्क प्रैक्टिकल और सेमी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्टिव. ठीक है. तो पॉसिबल है कि वो एक आधा ट्रेंड चेंज करे और वो इनकम टैक्स की एएस को एमसीक्यू में पूछ ले और एएस 1 को डिस्क्रिप्टिव में पूछ ले. इसके लिए मैं रूल आउट नहीं करूंगा कि इससे डिस्क्रिप्टिव आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है. क्योंकि बिफोर एमसीक्यू एरा इससे डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से आते थे. क्लियर है सबको? चलो, लायन लिमिटेड. तो लायन लिमिटेड जो है क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए, है ना. मैं मैं हाईलाइट्स करूंगा. ऑब्वियसली आईसीआई के पेपर में हाईलाइटर अलाउड नहीं है, लेकिन आप अंडरलाइन कर सकते हो. राइट. ये हैबिट अगर आप डालोगे तो आपका क्वेश्चन पढ़ना मिस नहीं होगा. ठीक है. लायन लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, प्रिपेयर्स इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. कभी भी डेट पे ध्यान देना, ईयर पे ध्यान देना कि कौन सा साल चालू है. कौन सा साल चालू है? 24 25 बोल सकते हैं. वेरी गुड. द कंपनी फॉलोज हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है. हाथों हाथ ना दिमाग में कैलकुलेशन चालू कर देना. हिस्टोरिकल मतलब ओपनिंग माइनस डब्ल्यूडीवी इज इक्वल टू क्लोजिंग. ठीक है. फीफो फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मतलब एसेट के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फीफो. ये कंपनी की पॉलिसी है. एंड परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉर रेवेन्यू रिकग्निशन इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. अभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक एएस 7 है जो अपन करने वाले हैं. दूसरा तीसरा एएस अपना वही है. तो उसमें जो भी बिल्डर लोग हैं जिनका काम कंस्ट्रक्शन करना है, उनको रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट तो 2-2 साल के होते हैं, है ना. तो क्या 2 साल वो रेवेन्यू से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्या? पूरा फ्लैट बन गया उसके बाद में ही सेल करेंगे क्या? आपने देखा होगा बिल्डर जो है वो प्री बुकिंग लेते हैं, है ना. तो वो सब जो गाइडेंस है वो एएस 7 में दिया. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर द मैनेजमेंट चेंजेस. तो पहले पैराग्राफ में क्या दिया इंफॉर्मेशन? नहीं, नट शेल में बोलो कि कंपनी की क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है. डन. अभी चेंज देखो क्या किया. इन्वेंट्री वैल्यूएशन को बोलते हैं हम फीफो से डब्ल्यूएएम कर देंगे. क्यों करेंगे? हमारे रॉ मटेरियल में वोलेटिलिटी है. अच्छा, जब वोलेटिलिटी है मतलब सर अप्रैल के महीने में वही रॉ मटेरियल 100 रुपए का मिल रहा था, तो मई के महीने में 200 का मिल रहा है, जून के महीने में 300 का मिल रहा है, जुलाई के महीने में फिर 100 का आ गया. ठीक है. जब वो आपके इन्वेंट्री प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं पूरे साल में, तो फीफो इज नॉट एन एक्यूरेट मेजर. फिर आपका सबसे बढ़िया मेजर है वेटेड एवरेज मेथड. कि वेटेड एवरेज में आपको मालूम पड़ेगा कि नेट एवरेज में क्या प्राइस लगा. सिंपल है ना. अभी देखो तुम्हारे पास में 5 शेयर रिलायंस के हैं, राइट. एक आपने अप्रैल में खरीदा है, एक जून में खरीदा है, ऐसे 5 पॉइंट में खरीदे, राइट. इसका आप लोग कैसे निकालते हो कि मेरे को कितने में पड़ा? आप लोग क्या ऐसे देखते हो कि पहले मैंने ये लिया था, फिर आप क्या बोलते हो 5 लिए हैं, है ना. कौन से कॉस्ट में लिए हैं, डिवाइड बाय 5 करके हमको एक एवरेज प्राइस आ जाता है जो अपने को जीरो ऑलरेडी कैलकुलेट करके देता है कि ये अपना एवरेज प्राइस है ना. तो वेटेड एवरेज मेथड जहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हमको एक वेटेड एवरेज प्राइस चाहिए कि मैं पूरे साल का ये प्राइस मान लूं. एम आई क्लियर टू यू? डन. अब देखो द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी. बोलते हैं हम एसएलएम से डब्ल्यूडीवी शिफ्ट हो जाएंगे. नाउ दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. लेकिन आज जो मैं एएस5 पढ़ाऊंगा उसमें ये बोला हुआ है कि लाइक अकाउंटिंग पॉलिसी, इफ द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज अ मटेरियल इंपैक्ट,
देन इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। समझ में आया? ठीक है, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, मटेरियल या सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, डिस्क्लोज करना है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, मटेरियल या सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, डिस्क्लोज करना है। वहां क्या था, मटेरियल है तो कितने अमाउंट से इंपैक्ट हुआ है वो बताना है आपको इसमें डिस्क्लोजर में, कि कितने अमाउंट से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफेक्ट हुआ है। सिमिलरली इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ऑल्सो, अगर मटेरियल चेंज है तो कितने अमाउंट से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपैक्ट हुआ आपको बताना है। यहां पे क्या था, अगर दैट इंपैक्ट इज नॉट असर्टेनेबल तो क्या करना है, वो फैक्ट डिस्क्लोज करना है कि इंपैक्ट असर्टेनेबल नहीं है। इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ऑल्सो AS5 आज आपको बोलेगा कि अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द इंपैक्ट, देन दैट फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। सेम है, ठीक है, ओके, ये हो गया। द कंपनी डिस्क्लोज द, अभी कंपनी ने क्या किया, कंपनी डिस्क्लोजेस द चेंज इन इन्वेंट्री मेथड। कंपनी ने जैसा फीफो से WM गए ना, वो तो कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन बट डज नॉट डिस्क्लोज चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, स्टेटिंग दैट इट इज नॉट मटेरियल। बोले हमारे डेप्रिसिएशन मेथड में हमने जो चेंज किया है फ्रॉम SLM टू WDV, वो चेंज मटेरियल नहीं है, इसके लिए हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, एडिशनली द कंपनी हैज नॉट डिस्क्लोज्ड, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है, क्या, इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉग्निशन की अकाउंटिंग पॉलिसी ही कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं की, ठीक है। यहां तक अपने को बताया था कि कंपनी के पास में, कंपनी ने 3 पॉलिसी डिस्क्लोज करी, राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट का कोई मेंशनिंग है क्या, नहीं। उन्होंने नीचे लिखा है कि कंपनी को कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली होगी, सब्सिडी मिलती है ना गवर्नमेंट से। अभी तुम अगर यहाँ पे मान लो इथेनॉल प्लांट या कुछ डालोगे तो गवर्नमेंट आपको पूरी सब्सिडी देगा, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। कंपनी ने उसकी पॉलिसी डिस्क्लोज ही नहीं करी, ठीक है। दो इट हैज रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट सब्सिडी दिस ईयर, कंपनी को सिग्निफिकेंट सब्सिडी मिली, किससे मिली, गवर्नमेंट से मिली, लेकिन कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ग्रांट को लेकर कोई डिस्क्लोजर नहीं किया, ठीक है। अब अपने को क्या क्या लिखना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। पहला, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वायोलेशंस इफ एनी ऑफ AS1 इन द अबव केस। ऊपर जितने भी केस है इनमें AS1 के क्या क्या वायोलेशन है, मतलब AS1 से हम लोग क्या कैसे कैसे डिफर कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हमने AS1 के हिसाब से नहीं किया है वो बताना है। नाउ दिस इज द प्रोमिनेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन ICAI एग्जाम। इस B और C आपको नहीं पूछेंगे क्योंकि उतना उनके पास में ब्रैकेट नहीं है, दे कैन आस्क यू मैक्स टू मैक्स 4 और 5 मार्क्स, तो आपको सिर्फ फर्स्ट पूछेंगे कि बताइए AS1 से क्या क्या वायोलेशन हुआ है। एम आई क्लियर टू यू, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने क्या किया है, इन्वेंट्री मेथड चेंज किया है, ठीक है, ड्यू टू वोलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, ठीक है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया है, यस, लेकिन इन्होंने इन्वेंट्री मेथड तो डिस्क्लोज किया है, लेकिन अभी अपन कभी भी चालू करते हैं ना आंसर, अभी अपन समझो एज्यूम करो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब क्या लिखेंगे। सबसे पहले सबका ध्यान मेरी तरफ अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे पहला, क्योंकि क्वेश्चन अकाउंटिंग पॉलिसी को लिखे हैं, कॉमा, ठीक है। सब कुछ चेंज को लेके है, सब लोग एग्री कर रहे हैं, और चेंज को लेके अपने इसमें एक स्लाइड थी ट्री डायग्राम वाली, मटेरियल है, इंपैक्ट असर्टेनेबल है तो ये करना है, इंपैक्ट असर्टेनेबल नहीं है तो ये करना है, अभी मटेरियल नहीं है लेटेस्ट में मटेरियल है तो ये करना है। याद आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो, आपने को वो राइटिंग में लिखना है। किसी की बहुत ज्यादा इच्छा होगी कि मैं आप ट्री डायग्राम में लिखता हूँ, लिख सकता है, लेकिन थोड़ा एलॉबरेशन करना पड़ेगा। ऐसा मतलब अपनी होशियारी नहीं चलेगी कि अपन खुद के नोट लिख रहे सिर्फ मटेरियल लिख दिया, नहीं। आप ट्री डायग्राम बना रहे हो तो लिखो इफ द चेंज हैज अ मटेरियल इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर एरो, और फिर दैट पर्टिकुलर चेंज द इंपैक्ट ऑफ दैट चेंज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड द अमाउंट्स व्हिच आर अफेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू दैट चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड। ऐसा आपको राइटिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, पैराग्राफ फॉर्म में बोलो या ट्री डायग्राम में बोलो, हाथों हाथ पैरा चेंज कर लेना, 2-3 लाइन में बोल देना कि इफ द इंपैक्ट इज नॉट असर्टेनेबल देन द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड, यस। फिर अभी
ये तो अपन ने चेंज का लिख दिया। अभी इसमें ऐसा तो कुछ नहीं था कि इस साल मटेरियल नहीं है अगले साल, ऐसा कुछ तो देखा नहीं अपन ने, तो वो लिखने का जरूरत नहीं। खत्म हो गई बात। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। पक्का? ये दो आ गए पैराग्राफ आपके, दो दो लाइन के छोटे छोटे से। अभी तीसरा पैराग्राफ, अब इसमें हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन को लेकर। ठीक है, कि पहले तो है ना थोड़ा एलोबरेशन करना सीखो। डायरेक्टली आपको दो तीन लाइन में मत खत्म करो। अब डेप्रिसिएशन को लेकर पहले लिखो कि उन्होंने क्या किया। द कंपनी हैज चेंज डेप्रिसिएशन फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी। ठीक है, फुल स्टॉप। अब अपना द चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद में अभी तुमने पढ़ा नहीं, एएसआई में पढ़ेंगे। इफ द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज अ मटेरियल इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सच इंपैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, अभी चौथा, अब यहां पे ट्रिक है। इन्होंने क्या बोला कि हमारे लिए डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करना इज नॉट मटेरियल। यस, अगर जिसने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा। आईसीए ने क्या बोला कि वो मटेरियल नहीं है, ये बोल रहे हैं। उनको एग्री मत करो। सर क्यों एग्री मत करो? वो बोलते हैं जब डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी इंपैक्ट करता है और वो बैलेंस शीट को भी इंपैक्ट करता है। तो बोले उसकी इंपैक्ट दो जगह पे है। ये लोग बोल रहे हैं मटेरियल नहीं है, लेकिन वो मटेरियल हो सकता है। तो एक डिप्लोमेटिक लाइन लिख दो कि चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हैज एन डुअल इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, it impacts the profit and loss statement. It also impacts the balance sheet fixed assets amount. Hence, a change in method of depreciation can be material. Can word use कर लेना, is करेगा ना तो गया। Can be material, क्योंकि तो उनकी बोली हुई चीज से डिनाई कर, तो पोलाइटली डिनाई करना। ठीक है, हो गया। इन्वेंट्री का हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट के लिए हम लिख सकते हैं कि आपको याद होगा एक अपन ने चेंज के लिए एक स्लाइड देखी थी, एक मैंने कल आपको ऐड करवाया था डिस्क्लोजर को लेके। तो उसमें अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे कि एक जगह पे होने चाहिए, सारे होने चाहिए, मटेरियल वाले सारे डिस्क्लोज होने चाहिए, और दूसरा क्या, एट वन प्लेस शुड बी डिस्क्लोज। हाँ, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो पैराग्राफ भी यहाँ पे डाल दो। तो उससे आपको गवर्नमेंट ग्रांट का बेस मिल गया कि तूने गवर्नमेंट ग्रांट की पॉलिसी नहीं दिया, वो तेको देना पड़ेगा। 4 थे ना, एक और कौन सा था, कंस्ट्रक्शन वाला, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो कुछ है ही नहीं। नाउ लेट अस सी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पॉलिसी थी, उसमें तो पहले पैराग्राफ में सिर्फ इतना लिखा था कि कंपनी की पॉलिसी है ना, उसमें कोई चेंज हुआ और ना कुछ हुआ। अब देखो हम लोग टैली करते हैं। अब ये है ना आपको घर पे पढ़ना है अच्छे से। मैं है ना आपको मैंने पढ़ा दिया पूरा बोलते बोलते, यही चीज इन्होंने लिखी है, मैं आपको टैली कराता हूँ। ठीक है, सारी सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिस्क्लोज होनी चाहिए, शुड बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, एनी चेंज अगर है जिसका मटेरियल इफेक्ट है तो वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए, ये भी हमने बोला। और क्यों चेंज किया और उसका नेचर क्या था ये भी बोलना है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, तो नोट्स में लिख देना कि नेचर ऑफ सच चेंज और क्यों चेंज किया वो भी आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, बोल देना। अब देखो, इफ द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल, इसमें ना होली और पार्टली वर्ड ऐड कर सकते हो। करे तो ठीक है, नहीं करो तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है। यहां तक तो बात अपनी सरल है। अब देखो एप्लीकेशन टू लायन लिमिटेड, ये अपना पहला क्वेश्चन था, ये वाला है ना, कि बताइए क्या क्या वायोलेशन हुए। देखो पहला, चेंज इन इन्वेंट्री मेथड फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। ठीक है, इसमें उसने क्या बोला कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, कंपनी ने डिस्क्लोज किया है। हैज डिस्क्लोज वर्ड है ना, हैज डिस्क्लोज मतलब कंपनी ने किया है, और क्वेश्चन में भी बोला है कि कंपनी ने किया है। इन द नोट्स टू अकाउंट्स अलोंग विद जस्टिफिकेशन विच इज इन लाइन, क्या लिखा है, जोड़ के बोलो, वापस बोलो, मतलब AS1 के हिसाब से कंपनी ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में काम किया है, कोई वायोलेशन। प्रोवाइडेड द इंपैक्ट ऑफ चेंज इज आल्सो डिस्क्लोज्ड या फिर इंडिकेटेड एज अनसर्टेनेबल इफ एप्लीकेबल। अभी क्या है, क्वेश्चन एक चीज को लेकर साइलेंट था, कंपनी ने डिस्क्लोज तो किया है, तो अपन क्या इज्यूम करेंगे, कंपनी ने इंपैक्ट भी डिस्क्लोज किया है, तो उसके लिए एक लाइन लिख देना, प्रोवाइडेड द कंपनी हैज आल्सो डिस्क्लोज्ड द इंपैक्ट of such change in the financial statements, or if the impact is unascertainable, the fact is disclosed. सेटल है एकदम। कैसे आंसर को कंसिडर करना समझ में आया, एलॉबरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को भी यूज करना,
थोड़ा बहुत दिमाग भी यूज करना, प्रोविजन यूज करना, एलोबरेट करना, ठीक है। उसके बाद में सेकंड डेप्रिसिएशन मेथड, सिंपल सी बात बोलता है कि ये चेंज इन एस्टिमेट है, हमने भी बोला था, ठीक है। AS1 बोलता है कि की डिस्क्लोजर मटेरियल आइटम्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक लाइन ऐड करेंगे कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसका मटेरियल इंपैक्ट है वो डिस्क्लोज करना होता है एज पर AS5, वो अपन यहाँ मेंशन करेंगे क्योंकि अपन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी डाल देना इसके अंदर कि AS5 बोलता है कि चेंज, क्योंकि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है ना, मटेरियल है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब देखो, इवन इफ, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग जोर की, इवन इफ द चेंज is classified as an estimate, if it has material effect, disclosure is warranted, मतलब डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। The company's decision not to disclose the change on the grounds of immateriality may not be appropriate unless supported by clear and quantitative evidence. डन, ठीक है। हो सकता है कि कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है वो सही नहीं है, अनलेस कंपनी के हाथ में क्लियर कट एविडेंस उस चीज का है, और जब नीचे इसका कंक्लूजन पढ़ोगे ना उसमें जैसा अपन ने बोला वैसा कंक्लूड करा होगा, ठीक है। ये हो गया डेप्रिसिएशन। यहाँ तक डाउट किसी को? ठीक है। देखो इनका प्रेजेंटेशन देखो, मैं बहुत टाइम इस क्वेश्चन पे स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि बाकी क्वेश्चन पर नहीं करने वाला हूँ। देखो ये पूरा इन्होंने लिख दिया, पॉलिसी प्रोविजन सब लिख दिया, फिर देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आंसर किया, है ना। ऐसा नहीं कि बस पैराग्राफ तो पैराग्राफ लिख दिया, पहला बात किया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, फिर नंबर 2 लिखा है, फिर उसमें डेप्रिसिएशन का बात किया। ऐसा क्लीन प्रेजेंटेशन करना, जब आपका आंसर आपको पता है सही है तुमको दिखाओ, जब पता है मैं कंफ्यूज हूं तो मत दिखाओ, फिर लिखो कैसा भी, ठीक है। क्लियर है। अब तीसरा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। मेरे पीछे पढ़ेंगे, लायन लिमिटेड हैज रिसीव्ड a significant subsidy during the year but has not disclosed in its accounting policy. As per AS1, all accounting policy significant should be disclosed. Hence, non-disclosure amounts to violation. अब तुम अमाउंट्स टू वायोलेशन लिख दो, इज अ वायोलेशन लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो तो अपने अपने शब्दों का प्रयोग है, ठीक है। ये आंसर। उसके बाद में अब ये इन्होंने जो बी और सी है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना घर पे, ठीक है। वो बोलता है क्रिटिकली इवैल्यूएट करो कि मटेरियलिटी कैन बी यूज्ड एज अ जस्टिफिकेशन ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, ठीक है। तो वो बोलता है कि वो डेप्रिसिएशन जो है वो दोनों चीज को इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप में ही सिग्निफिकेंट है तो डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। ये बी और सी पढ़ लेना। अच्छा मेरी तरफ तुमको समझ में आया क्या कैसे आंसर लिखना है? बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम, अभी आपने एमसीक्यू देखे ना, सबको आए ऑलमोस्ट, ठीक है। ये लेवल के एमसीक्यू एग्जाम में आ सकते, इससे हाई लेवल इस पे बनता नहीं है। आइसोलेशन में 2-3 एएस मिला के बने तो बात अलग है, लेकिन नहीं बनेगा। क्लियर है सबको? तो ये एएस अपने पर कमांड में है, सिर्फ ध्यान रखना 3 पैराग्राफ में आंसर होगा। 3 मतलब एक नॉर्मली 3 बोल रहा हूं मैं, प्रोविजन के पैराग्राफ ज्यादा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब 3 पार्ट में आंसर होगा। पहला होगा प्रोविजन, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत बड़ा ज्ञान है, 2 ज्ञान देने वाला हूं, पहला भी दे रहा हूं। पहला होगा प्रोविजन, ठीक है। अब प्रोविजन लिखने के 2 तरीके, या तो आप 7-8 लाइन का प्रोविजन लिख दो, या अगर उस प्रोविजन में मल्टीपल प्रोविजन है, जैसे अभी हमने देखा कि एक डिस्क्लोजर को लेकर प्रोविजन था और एक चेंज इन डिस्क्लोजर को लेकर, चेंज इन पॉलिसी को लेकर प्रोविजन था, तो 2 अलग अलग पैराग्राफ बनाओ। प्रोविजन वाले पार्ट में ही 2 अलग अलग पैराग्राफ बनाओ, और आपने ऊपर हेडिंग प्रोविजन डाला तो भी चलता, बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाओ फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स में एक एक करके फैक्ट और कंक्लूजन, या तो डायरेक्टली कंक्लूजन पे आ जाओ। इसमें पता है इन्होंने फैक्ट्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2-3 फैक्ट्स है ना, तो इन्होंने कंक्लूजन में फैक्ट्स को ले लेके 1 2 3 करके दिया, तो इन्होंने फैक्ट और कंक्लूजन को मिला के आंसर किया है। क्यों किया है? क्योंकि 2-3 फैक्ट है, तो अगर क्वेश्चन में 2-3 फैक्ट है अलग अलग, अगर क्वेश्चन में 2-3 फैक्ट है अलग अलग, तो फैक्ट ऑफ केस अलग से बनाना मत, कंक्लूजन में 1 2 3 4 करके लिख देना। क्लियर? अब सुनो दूसरा तरीका,
जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कैसे पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था वो ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन कल, है ना, 4 ही इंडिपेंडेंट केस थे, उसमें मेहरबानी करके अलग से प्रोविजन मत बनाना, एन से चालू करना 1 से, और 1 में ही 1 का प्रोविजन हाथों हाथ, और कंक्लूजन पे ऐसा नहीं कि आप 5-5 लाइन का कंक्लूजन लिख रहे हो, 1 लाइनर कंक्लूजन, क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू है, 4 मार्क का है वो, सिंगल मार्क का केस है, 2-3 लाइन का प्रोविजन, 3-4 वर्ड में कंक्लूजन, समझ में आई बात, ऐसे 4 आ जाएंगे। बच्चों को ये गलती होती है, पेपर कंप्लीट नहीं होता, उनको या तो वो हर चीज में प्रोविजन लिखते रहेंगे या किसी में भी नहीं लिखेंगे, तो एक बैलेंस, तभी समझ में आया स्टाइल ऑफ क्वेश्चन। और ये एप्लीकेबल होता है एवरी सब्जेक्ट थ्योरी के लिए। अगर आपको केस पूछा है, ये केस था, तो फिर पैराग्राफ, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। अगर आपको केस नहीं पूछा है, इंडिविजुअल मल्टीपल केसेस हैं, एंड यू आर सीइंग दैट दोस आर 1-1 मार्क केसेस, you will not make provision paragraph, you will directly answer 1 2 3 4, 3 3 4 4 lines provision, 1 liner conclusion। am I clear to you? ठीक है, ये होमवर्क लिख लो, पढ़ लेना नीचे के। 10th हो गया था, 11th हो गया था, 12th मैंने कटवाया था। हाँ, 13 नंबर देखते हैं, सबने होमवर्क किया? हाँ, किसने किसने नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? यूट्यूब पे डाले हुए लेक्चर, पूछा आपने मेरे को? आपने मेरे को पूछा, मेरे को व्हाट्सएप किया या मेरे को आके पूछा? यूट्यूब के ऐप पे आप जैसे लोगों के लिए मैं इमीडिएटली रहता हूँ 8:45 क्लास खत्म, 9 बजे, कल 9 बजे अपलोड हो गया था वो। और किसी ने होमवर्क नहीं किया? मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, देखो मैं होमवर्क चेक करूंगा, लेकिन रोज चेक कर सकता क्या? क्लास में टाइम ही क्या होता है अपने पास में, अपन भी इंटर में है अभी, ये होमवर्क आपके लिए ही है, ठीक है? जो मैं SNW बोल रहा हूँ वो पूरा लिख लिख के करना है, ये समझ लेना, ठीक है? आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी पूरी, 29 ईयर्स पहुंचते ना आप लोग रॉक सॉलिड हो जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट SNW है, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो AS में समझ में सब आएगा, दिल में आता हो दिमाग में नहीं आता हो, वैसे वाली बात है वो, समझ में सब आएगा, लिखने जाओगे ना तो कुछ वर्ड ही नहीं रहेंगे लिखने के लिए, क्योंकि कभी लिखा ही नहीं है, ठीक है? करा क्या होमवर्क प्रेम? ठीक है, चलो। इन द बुक्स ऑफ रानी लिमिटेड, जब जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना प्लीज ध्यान दो मैं कैसे पढ़ रहा हूं, कैसे अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है? इन द बुक्स ऑफ रानी लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022, मतलब साल कौन सा है? 21 22, ठीक है? कितनी थी? 1,75,000, और ये वैल्यूड काय पे है? फीफो पे, बराबर है, ठीक है? कंपनी ने बोला कि हम चेंज करेंगे फीफो से वेटेड एवरेज मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कौन से साल से करेंगे? फ्रॉम द ईयर 21 22, मतलब इसी साल से करेंगे, ठीक है? रिकैप, 21 22 में जब वैल्यूएशन हुआ तो फीफो के हिसाब से वैल्यूएशन था 1,75,000। अब कंपनी ने इसी साल में बोल दिया, मतलब 21 22 का ही कंपनी ने बोल दिया कि हम फीफो नहीं करेंगे, 1,75,000 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम वेटेड एवरेज मेथड से निकालेंगे, ठीक है? अब वेटेड एवरेज से निकाला तो 31 मार्च 22 का अमाउंट आया 1,95,000, 159,000, ठीक है? 175 का वैल्यू हो गया कम, ठीक है? कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दिया फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022, मतलब इसी साल की, है ना? रियलाइजेबल वैल्यू कितनी दी हुई है? 2,60,000, टेंशन ही नहीं। अब सुनो मेरी तरफ, आप लोगों का AS2 हुआ नहीं है, हो जाएगा, लेकिन हमने ये फाउंडेशन में पढ़ा है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अभी सच्ची अच्छी बात बताओ, ओरिजिनली कॉस्ट क्या था? 175, आफ्टर द चेंज इन पॉलिसी कॉस्ट क्या बन गया? NRV क्या है? इज NRV ग्रेटर देन कॉस्ट? यस, नो टेंशन, वी विल बी वैल्यूइंग इट एट कॉस्ट ओनली, तो वो NRV सिर्फ भ्रम के लिए दिया हुआ है, करेक्ट है, नो टेंशन, यस। अब है ना, मैं अभी बोल देता हूं, ठीक है? अब मान लो मेरी जैसे थोड़ी हैबिट है, मैं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहा तो मैं पॉसिबिलिटी बताता हूं ताकि दिमाग चले। अगर मान ले ये NRV कम होती, नहीं तो सुन तो सही, कम होती तो पहले हम AS1 के हिसाब से आंसर लिख देते पूरा,
ठीक है, कि चेंज डिस्क्लोज करना है, मटेरियल है तो इम्पैक्ट डिस्क्लोज करना है, नहीं है तो वो करना है, ये करना है, लिख के अपन ने कंक्लूड। फिर अपन जाते थे AS2 में, एज पर AS2, ठीक है, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is lower. In this case NRV is lower than the cost, hence ultimately the inventory will be valued at NRV. भूल जाओ, ऐसी मैंने पॉसिबिलिटी बताई, ठीक है, उतना नहीं जा सकते, लेकिन एक बता रहा हूं आपको कि दिमाग चले, ठीक है। अब सुनो, अब वो बोलता है बताइए डिस्क्लोजर, कभी भी ध्यान रखना कि अल्टीमेट रिक्वायरमेंट क्या है। क्या पूछा है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताइए, बोले द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब सुनना, क्या बोला है उसने रिक्वायरमेंट, जोर की बोलो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जब जब ऐसा लिखा रहेगा ना, ये लोग नॉर्मली पूरा रिक्वायरमेंट बताने के बाद में एक 3 लाइन का सैंपल डिस्क्लोजर भी बता देते हैं कि बुक्स में ऐसा डिस्क्लोजर लिखना, ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन के थ्रू अपन वो समझेंगे। रेडी है? चलो, एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे पहले शुरुआत यहां से करिए। AS का नाम, नंबर, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट, है ना, शुड बी डिस्क्लोज्ड। पहला सेंटेंस खत्म। द अमाउंट बाय विच, बैठे मत रहो, अपने मन में तो कम से कम बोलो प्रेम, या तो अपनी बुक में देखो। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड, जितने भी अमाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी आइटम अफेक्ट हुआ है, ठीक है, शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल, जितना आप असर्टन कर पाओ, ठीक है, आपको अमाउंट डिस्क्लोज करना है, ठीक है, जितने अमाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी आइटम अफेक्ट हुआ है। वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, अमाउंट क्या है, द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड। यस, ये अपना पूरा प्रोविजन हो गया, बढ़िया। 10, अब मैं अगर रहता ना एग्जाम में तो मैं यहां पैराग्राफ खत्म कर देता। अब मैं अगला, ठीक है, अब मैं ना ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता फैक्ट में, मैं सिर्फ लिखता है द कंपनी हैज चेंज्ड फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, द इन्वेंटरी वैल्यूएशन एज पर फीफो वाज दिस, एज पर वेटेड एवरेज मेथड वाज दिस, दैट्स इट। इतना ही फैक्ट लिखना है, फैक्ट के मार्क्स नहीं होते, कंक्लूजन पे जाएंगे। रानी लिमिटेड शुड डिस्क्लोज द चेंज इन वैल्यूएशन मेथड एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोले चेंज किया वो भी डिस्क्लोज करना है और उसका क्या इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो भी डिस्क्लोज करना है, ठीक है। द कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर, अब वो बताया, ठीक है। ये तुमको एग्जाम के टाइम पे क्लिक आना चाहिए कि मेरे को सिर्फ इतने आंसर बंद नहीं कर देना है, मेरे को डिस्क्लोजर भी सैंपल देना है कि क्या डिस्क्लोजर वो लोग लिखेंगे। अब देखो, अब मान लो तुम सभी लोग रानी लिमिटेड वाले हो, यू आर अ CA ऑफ रानी लिमिटेड, मतलब आप एम्प्लॉई हो उनके, ऑडिटर नहीं हो, एम्प्लॉई हो, और आप FS बना रहे हो, तो आप ये डिस्क्लोजर अपने FS में डाल रहे हो। देखो, द कंपनी वैल्यूज इट्स, अभी मेरे मुझे जोर की बोलना, द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट कॉस्ट NRV whichever इज लोअर। ये देखा, इन्वर्टेड कॉमा में चालू हुआ है। अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा में चालू नहीं किया, क्या चीज, सैंपल डिस्क्लोजर, तो आप खत्म हो गए, यू आर गॉन, फिनिश, टाटा। वेनेवर इन ऑडिटिंग इन AS, कभी भी अगर आप कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट या ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बता रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसी चीज बता रहे हो कि ये FS में ऐसा आना चाहिए, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में आता है, ठीक है, वो आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। सिंस नेट रियलाइजेबल वैल्यू was greater than the respective cost, company valued inventory at cost, ये मन से लिख सकते सेंटेंस। अच्छा, एक पता है इसमें प्यारी बात भी है, ये तो चलो खराब बात, प्यारी बात पता है क्या है, इसका कोई डिफाइंड पैरामीटर नहीं है, मतलब अथर्व अलग लिख सकता है, निहाल अलग लिख सकता है, नमित अलग लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब से मानना चाहिए। मतलब तूने मान ले पहले वो लिख दिया, बाद में कॉस्ट और NRV लिख दिया, सब चलता, तो इसमें वो टेंशन नहीं। इन द प्रेजेंट ईयर कंपनी हैज चेंज टू WAM which better reflects company's consumption pattern,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे एक बार प्लीज। जब भी हम ऐसा ड्राफ्टिंग करेंगे, देखो ये मैं क्लास में एक बार बताऊंगा, साल भर तुमको याद रखना है, ठीक है। जब भी हम ऐसा ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है, एएस को लेके कि हमने चेंज किया, एक रीजनिंग देनी पड़ेगी ना कि मैंने क्यों फीफो से डब्ल्यूएम में गया मैं। तो ये वर्ड याद रखना, कंजम्पशन पैटर्न। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चेंज है तो आप क्या लिखोगे, कंजम्पशन पैटर्न। क्या लिखोगे, अगर डेप्रिसिएशन का चेंज है, डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज है, वैसे तो आपको ऐसा ड्राफ्टिंग उसके लिए नहीं बोलेगा अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए, लेकिन है तो हम क्या बोलेंगे, वियर एंड टीयर पैटर्न। क्या बोलेंगे, ठीक है, सबको समझ में आया। फॉर असर्टनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट फ्रॉम अर्लियर प्रैक्टिस यूजिंग फीफो फॉर द पर्पस। अभी ये लास्ट लाइन, आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखो चेंज लिख दिया, नेट रिजर्व कॉस्ट लिख दिया, फिर बोला क्यों चेंज किया, तो कंजम्पशन पैटर्न। देखो पता है ये क्यों क्यों लिख रहे हैं, आपके ऊपर के आंसर में मैंने आपको बोला था अगर चेंज कर रहे हैं ना तो उसका नेचर और रीजन वो दोनों भी देना पड़ेगा। क्या चीज, नेचर ऑफ सच चेंज एंड क्यों कर रहे हो, रीजन ऑफ सच चेंज। तो कंजम्पशन पैटर्न इज दैट क्यों, व्हाई आर यू चेंजिंग। ठीक है, अब देखो लास्ट लाइन सबसे आखिरी, ये है इंपैक्ट। क्या है कि ये चेंज से क्या इंपैक्ट हुआ है, देखो द चेंज इन पॉलिसी, द चेंज इन पॉलिसी has reduced current profit and value of inventory by 16,000। अगर इन्वेंट्री का वैल्यू कम होता है अनुश्री तो प्रॉफिट भी कम होगा, इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी, यहाँ पे इन्वेंट्री का वैल्यू कम हुआ है मतलब प्रॉफिट कम हुआ। सबको क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है, पक्का ना। ठीक है, अपने अपनी एसएनडब्ल्यू की बुक ओपन करो, रफ बुक जो है, इस आंसर को देख देख के अभी लिखेंगे। हाई कैटेगरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो मैं लिखने के लिए ना सिर्फ 2 मिनट देने वाला हूं, सेट अ टाइमर ऑफ 2 मिनट्स, स्टार्ट। गंदी से गंदी राइटिंग में लिखो। चालू कर दिया लड़कों ने। भाई अपनी बुक ओपन कर ले। हो गए 2 मिनट।
चलो सुनो, आ जाओ, हो गया। अब ये ना सुनो, क्वेश्चन नंबर 17 के आगे लिखो टेस्ट होमवर्क। कल टेस्ट होमवर्क करके आए ना सब लोग, मतलब खुद से किया ना बिना देखे, ठीक है। और फिर हाथों हाथ टैली भी किया ना निहाल, है ना, टैली हुआ ना। जो जो सेंटेंस नहीं आया, जो वर्ड अपन ने डिफरेंट यूज किया ना, वो रेड पेन से लिख देना, ताकि अपने को याद रहे कि मैंने ये वर्ड यूज किया, लेकिन उन्होंने एज इट इज मैच नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिस में तो कर सकते हैं ना ट्राई, कि अपन बाद में कभी वो सेम क्वेश्चन आ गया अपने ध्यान में रहा तो। सबने टेस्ट होमवर्क बिना देखे किया ना, वेरी गुड। 17 को लिखो टेस्ट होमवर्क, लिखा। 17 के सामने स्टार मार्क करो, करना स्टार मार्क, तेरी बुक का है, अच्छा स्टार मार्क करो। 17 किया, ठीक है। 16 के आगे टेस्ट होमवर्क लिखो और स्टार मार्क करो, किया, ठीक है। अभी मैं टोटल 17 क्वेश्चन है मेरी क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में से आपको जहां जहां पे स्टार लिखा रहा हूं, ये आपके एलडीआर क्वेश्चन है। अगले रिवीजन में जब भी आप इसको उठाओगे, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करने हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। इनमें सब कुछ कवर्ड है, हर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कवर्ड है, ठीक है। जो 17 क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन मर्ज्ड है, तो सब कुछ कवर हो जाता, ठीक है। अब आ जाओ तुम 15 नंबर पे, आ गए, चलो फटाफट। 15 नंबर वही 4 अलग अलग प्रकार। अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड चार्जेस प्रोबेबल लॉस ऑफ लूजिंग अ सूट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या मतलब है इसका? प्रोविजन बनाया काय का, प्रोबेबल लॉस, क्योंकि पेज चालू होगा, हम हार जाएंगे ऐसा बोल रहा है वो, कोई इशू नहीं। एंड ऑल्सो डिस्क्लोज द सेम फैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोज भी किया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 25%, क्या गड़बड़ होगा, 50% होना चाहिए, तब प्रोविजन बनता है ना। मतलब प्रूडेंट नेगेटिव में इतना नेगेटिव होगा, जिंदगी जीने का सारी खत्म हो गया, जरा सा पूछे मार दे रहा है प्रोविजन। एक हर चीज की हद होती है ना भाई। आंसर देखो, इन दिस केस अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर डैमेजेस। अब देखो ये एलॉबरेशन कैसे कर रहे हैं, ये ऑफलाइन क्लास में ही सिखाएंगे कोई भी। ये एलॉबरेशन देखो कैसे कर रहे हैं। जब तुम आंसर चालू करते थे, तुम क्या करते थे, डायरेक्ट लिखते थे कि द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50%, द प्रोविजन शुड नॉट बी क्रिएटेड, अकाउंटेंट इज रॉन्ग, खत्म। नहीं, टॉपर्स ऐसे नहीं लिखते, कहानी बनाओ, थोड़ा तो लिखेंगे ना 3-4 लाइन, देखो कैसे बना रहा है वो। फैक्ट, पहले फैक्ट लिख रहा है। इन दिस केस अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने प्रोविजन बनाया, मानते हो, काय के लिए बनाया, डैमेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए बनाया, काय के लिए, लूजिंग सूट के लिए बनाया, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पे हमारा बात, अनलेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लूजिंग, मतलब 50%, अनलेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज नॉट मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, ठीक है। अनलेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज नॉट मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लूजिंग, सिंपली भाषा में लिख दो, अनलेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 50% और मोर, ठीक है। या लूजिंग द केस इज मोर प्रोबेबल देन नॉट, ऐसा लिख दो, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी सर्ट क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। और आखिर में देखो, सो देयर इज नो नीड टू चेंज चार्ज द लॉस ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट द पीएनएल। क्लियर है, बराबर है एकदम। तो पहले फैक्ट लिखा और फिर छोटा सा कंक्लूजन लिखा। ये एक आइडियल आंसर है जो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए करना चाहिए, 1 2 3 4 वाले के। डायरेक्टली प्रोविजन या कंक्लूजन में मत जाओ, ठीक है। लेट हिम गिव द मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, अकाउंटेंट है, कैपिटलाइज कर दिया ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर टू प्लांट एंड मशीनरी एंड इज ऑल्सो डिस्क्लोजिंग द सेम एज कंपनी पॉलिसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब है प्रेम? जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है रिपेयर और मेंटेनेंस को लेके, प्रीत बताओ। जो भी प्लांट एंड मशीनरी को लेके एक्सपेंस है, हाँ रेवेन्यू एक्सपेंस, हाँ, तो अकाउंटेंट ने कैपिटलाइज कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम हो गया ये? कैपिटलाइज नहीं करना। वो बोल रहा है कि सर प्लांट एंड मशीनरी के लिए रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे किए और अकाउंटेंट ने कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज करने के बाद में इतना खुद को ग्रेट समझ रहा है कि लिखा पॉलिसी में कि मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया। अब आप तुम मेरे को बताओ,
क्या आप अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखने से किसी गलत चीज को सही साबित कर सकते हो क्या? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड शुड नॉट बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। रिपेयर मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एसेट्स की वैल्यू में ऐड नहीं होना चाहिए। इस पर्टिकुलर सेकंड वाले में उन्होंने पहले प्रोविजन लिख के फैक्ट लिख के कंक्लूजन लिखा, ठीक है, वैसा भी कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंटेंट है, वहां पे कंटेंट ही नहीं था इतना, ठीक है। रिपेयर्स मेंटेनेंस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड शुड नॉट बी एडेड एज ये खर्चे जो है ना, इससे एसेट का कैपेसिटी नहीं बढ़ता। देखो अपन AS 10 में भी ये चीज देखेंगे कि अगर आपने ऐसा कोई खर्चा किया जिससे एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है, उसकी लाइफ बढ़ रही है, कुछ हो रहा है, तब वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है। अगर ऐसे खर्चे हैं जिससे एसेट को कोई फायदा नहीं है, वो नॉर्मल रूटीन नेचर के खर्चे है, तो वो कैपिटलाइज डेफिनेटली कभी नहीं होंगे लाइफ में। फर्दर द चीफ अकाउंटेंट ऑल्सो डिस्क्लोज इस पॉलिसी ऑफ एडिंग रिपेयर्स, ठीक है, इन द नोट्स टू अकाउंट्स। अब सुनो यहाँ पे क्रक्स लाइन, एज पर AS 1 disclosure is not a method to correct wrong treatment, so the contention of chief accountant is wrong। क्लियर एकदम, टॉप नॉच, ठीक है। थर्ड वाला केस, ए लिमिटेड हैज फॉलोड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब से पैदा हुई तब से अक्रूवल कर रही है। चीफ अकाउंटेंट ने ये फैक्ट डिस्क्लोज किया। नंदीश बराबर है क्या? क्यों? अरे ये बात ताला हो जाए एक बार, अजम्पशन फॉलो किया ना सर। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज GCA, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी अक्रूवल। अगर वो फॉलो हो रहा है यू नीड नॉट डिस्क्लोज, अगर नहीं हो रहा है तो डिस्क्लोज करना है। बराबर है सफान? ठीक है। अक्रूवल इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। इफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption आर फॉलोड देयर इज नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब देखो वो लाइन भी सिंगल लाइन क्वेश्चन था, उसमें मैं क्या फैक्ट लिखूंगा, तो उसका आंसर भी इतना ही बनेगा, उसमें डेकोरेट मत करना हो, ठीक है। अभी चौथा ध्यान से पढ़ेंगे, मैं पूछूंगा इसको भी। ए लिमिटेड वॉज प्रोवाइडिंग फॉर आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस एट द रेट 2% ऑफ सेल्स। वो क्या कर रहे थे? प्रोवाइडिंग का मतलब प्रोविजन क्रिएट करना, ठीक है। कंपनी क्या कर रही थी? सेल होने के बाद में 2% ऑफ द सेल, समझो 100 रुपए का सेल किया तो 2 रुपए का प्रोविजन बना रही थी। The battery is low. काय के लिए? Please recharge. आफ्टर सेल सर्विस के लिए। काय के लिए? कि भाई वारंटी या कुछ आएगा, कुछ तो हमको करना पड़ेगा, तो 2% का खर्चा, ठीक है, ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। यहां तक समझ में सबको? क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना कभी भी, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ? ए लिमिटेड ने ऑब्जर्व किया दैट एक्चुअल आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस, ठीक है, वर मच लेस एज कंपेयर टू द प्रोविजन। अरे हमारा प्रोडक्ट इतना The बढ़िया है, battery is low. Please recharge. सॉरी, हाँ बोले हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि हमको आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत पड़ ही नहीं रही, ठीक है। बहुत कम लोग, और देखते ना अपन आज तक, अभी तुम आजकल मोबाइल जितनी भी कंपनी के आ रही, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनी का अगर आप मोबाइल लोगे, कभी जाते क्या अपन सर्विस सेंटर? वो जमाना मेरे को लगता खत्म ही हो गया। अब उसके जगह अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जाते सर्विस सेंटर। पहले होता था कि इतनी अपन 2 व्हीलर्स लेके जा रहे सर्विस व्हीकल, अभी वो ज्यादा हो रहा है और ये कम हो गया, ठीक है। अभी देखो, वर मच लेस एज कंपेयर टू प्रोविजन बिकॉज ऑफ द बेटर टेक्नोलॉजी यूज्ड, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चर करते वक्त अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी तो फिर गड़बड़ कम आएगी, गड़बड़ कम आएगी तो आफ्टर सेल सर्विस कम देनी पड़ेगी। तो ये जो 2% का प्रोविजन है वो भी ज्यादा लग रहा था। अभी बोर्ड ने क्या डिसाइड किया? बोर्ड मतलब मैनेजमेंट, ऑडिट पढ़ाना अपन ने। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इन खर्चों को एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे जब वो ऑकर होते हैं, जब वो मतलब हम प्रोविजन बनाना, जोर के बोलो, हम प्रोविजन बनाना बंद कर देंगे, ठीक है। इस साल के सेल्स बोले 50 करोड़ हुए हैं। अभी हमने एक चीज बहुत क्लियरली पढ़ी थी, वापस से पढ़ा रहा हूं कि अगर
प्रोविजन का एस्टिमेट चेंज हो रहा है कि 2% का 1% कर रहा हूं या 2 का 4 कर रहा हूं, तो दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। बट अगर मैं बोलता हूं कि मैं प्रोविजन बनाऊंगा ही नहीं, तो ये मैंने पॉलिसी में चेंज किया। चौथा, एज पर AS1 एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटेरियल इफेक्ट, ठीक है, या फिर विच इज रीजनेबल टू एक्ट मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज अकॉर्डिंगली। द नोट्स ऑन अकाउंट्स शुड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज द चेंज एंड इट्स इफेक्ट। अब इसमें और ऐड कर देना कि प्रोविजन अगर नहीं बनाया कंपनी ने, जो डिसाइड किया, दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और फिर ये ऐड करें। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। ये हो गया, इसको स्टार मार्क कर दिया अपन ने, है ना। ये भी अपने को बाद में रिवीजन के लिए पढ़ना है। अभी हाँ, अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। इसमें अपने को पूरा नहीं पढ़ना है, ऐसा अपन ने कर रखा है चेंज करने का, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, देखो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ड्राफ्ट रिजल्ट ऑफ सूर्या लिमिटेड 1920 के फाइनेंशियल ईयर 1920 prepared on hitherto followed accounting policies and presented for perusal of board of directors showed a deficit of 10 crores. The board in consultation with managing director decided to value year end inventory at works cost. ठीक है, ये यहां तक की जो लाइन है 10 करोड़ तक, ये फालतू है, इसका क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। लाइन ये है कि बोर्ड ने क्या डिसाइड किया कि हम इन्वेंट्री को वर्क्स कॉस्ट पे जो है शिफ्ट कर देंगे इंस्टेड ऑफ हिथरटू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट। बोले हम लोग इसको वर्क्स कॉस्ट पे कर देंगे रादर देन प्राइम कॉस्ट। सी प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट वाले, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट में फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सब भी आएंगे, ठीक है। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट वाले, आप कॉस्टिंग में समझ में आ लो। सी इंटर कॉस्टिंग में पूरा कॉस्ट शीट अकाउंटिंग बनेगा एक, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा प्राइम कॉस्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो इसको ज्यादा दिमाग पे लगाओ मत। एज अ चीफ अकाउंटेंट यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर आपको पूछता है आके कि तेरे को सी हायर किया है, तेरे को पगार दे रहा, तू बता कि क्या नोट बनाऊं, क्या नोट्स मैं बुक्स में डालूं, मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाला, ठीक है। पहले तो मैंने प्रोविजन लिख दिया, ठीक है। अभी इन्वर्टेड कॉमा का नोट देखो, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। पूरे साल में इन्वेंट्री कैसे वैल्यू हुई है, पहले वो लिखने का जो हुआ है, अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट एट प्राइम कॉस्ट एज वाज द प्रैक्टिस टिल लास्ट ईयर, ठीक है। पहले प्राइम कॉस्ट थी, अब क्या यूज करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, एक ही बात है, ठीक है। दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस of the more capital intensive method of production on account of heavy capital expenditure during the year। अभी क्या होता है कि कंपनी ने बहुत सारे हैवी मशीनरीज लगाई है। प्राइम कॉस्ट क्या करता था ना, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट डालता था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट डालता था। फैक्ट्री कॉस्ट क्या करता है, वो जो फैक्ट्री की वो मशीनरी की जो कॉस्ट है, उनको वो पर यूनिट जितना प्रोड्यूस किया है उस हिसाब से कॉस्ट में ऐड करता है। मतलब कहीं ना कहीं वो मशीनरी का कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री में ऐड होना चाहिए, ठीक है। प्राइम कॉस्ट वो नहीं करता था। तो आप अगर प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट में शिफ्ट हो रहे हो, दैट मींस आपके पास में ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव खर्चे हो गए, आपने नई मशीनरीज ली है, अब इनका जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं से रिकवर करना पड़ेगा। तो रिकवर कहां पे होगा, आपके प्रोडक्शन के यूनिट्स पे, समझा। तो ये वो रीजन क्या दे रहे चेंज का, क्योंकि हमने सीखा है कि चेंज का नेचर और कारण दोनों देना पड़ता है। ये क्यों किया है, दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप सिंपल भाषा में से, दिस हैज बीन डन बिकॉज ऑफ मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द, आपने इस साल बड़ी बड़ी मशीनरी पे खर्चा किया है, इसके लिए आप बोलते हैं भाई मेरे को प्राइम कॉस्ट नहीं चाहिए, मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट। नहीं तो होता क्या पता है, अगर आप प्राइम कॉस्ट कंटिन्यू करते हैं तो ये मशीनरी का जो पूरा खर्चा है वो पीएनएल में जाता, ठीक है, और आपका प्रॉफिट कम दिखता। अब ये खर्चा कहां जाने वाला है, इन्वेंट्री की वैल्यू में, मतलब वो बैलेंस शीट में जाएगा, समझा, ठीक। ये आपका, और आखिरी में फिर क्वांटिफिकेशन जरूर कर देना कि ये करने से अमाउंट कितना, तो यहाँ पे अपना इंक्रीज हो गया 20 करोड़ से इन्वेंट्री का वैल्यू, ठीक है, प्रॉफिट का वैल्यू, ठीक है। कोई डाउट,
इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट का वैल्यू, इन्वेंट्री का वैल्यू गिरेगा तो प्रॉफिट का वैल्यू, दिमाग में रखने का। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, सिर्फ ये नोट को स्टार कर दो। अब यहां पे क्या है, ये लोग चीटिंग करते हैं। अगर तुम क्वेश्चन में वर्क्स लिख रहे हो, वर्क्स कॉस्ट, तो आंसर में वर्क्स कॉस्ट लिखो, है ना। क्वेश्चन में वर्क्स कॉस्ट लिखते हो, आंसर में फैक्ट्री कॉस्ट लिखते हो, स्टूडेंट कंफ्यूज, एग्जाम में मार्क्स काटोगे। लेकिन ध्यान में रखो, आपकी कभी ऐसा आया तो ऐसा करना, ठीक है। ये 13 स्टार मार्क क्वेश्चन नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने नीचे का एक स्टार मार्क कराया, वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 12th काटना है, 11th वगैरह ये कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 में ये कवर हो जाएंगे, जहां पे मैंने स्टार करा दिया है। 11th को भी स्टार मार्क नहीं रखना है, ठीक है। 10th को स्टार कर दो, तो तुम्हारे पास में 2 क्वेश्चन हो जाते हैं 4-4 वाले। लायन लिमिटेड 9 नंबर को स्टार कर दो, उसके बाद में ऊपर आ जाओ। अब अपना सब खत्म हो गया, अब 1 2 3 बचा है बस। स्टार मार्क अभी तक जितने करा है उतने ही स्टार मार्क है, ठीक है। चलो एक एक करके चालू करते हैं, ये इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। 1 सेम है क्या? 1 भी सेम है शायद, है ना, सेम है ना। 1 को भी काट दो, अपन ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आपने देखा ना, सेम सेम क्वेश्चन पूछते हैं, स्टडी मैट में भी है, आरटी में भी है, एग्जाम में भी आया। लेकिन ये 2024 से जब से नया कोर्स आया है, इसको पूछ रहे नहीं। अब उनकी गलती नहीं है ना। 29, मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में यही बोला ना, 29 ईयर्स है, मतलब 25 इफेक्टिव ईयर्स है, और पूछने के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सिर्फ 5 है। 70 मार्क का तो डिस्क्रिप्टिव है, तो क्या ये पूछेगा? सॉरी, सेकेंड में, ये सेकेंड पार्ट में करा दो, ठीक है। ये वाला अपना हुआ है, सेकेंड वाला पढ़ते हैं। चलो पढ़ो, बोलो प्रेम। Provide for permanent diminution in the value of investment which had taken place over the past 5 years. एक सेकेंड ना, सिर्फ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ना एक जो फालतू बना है कि ये ऊपर का पैराग्राफ ना कुछ काम का नहीं है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना। ये वो होता ना कि इन्होंने स्टाइल मारी कि क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट दिखाते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे राइट इशू लिखा, इसी पे कहानी है। इसका क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। आप इस क्वेश्चन को घर पे 3 बार पढ़ना और आंसर पढ़ना, और आप फिर खुद समझ में आ जाएगा आपको कि इसका कोई मतलब, वो एक्चुअली पता है इतने बेवकूफ है कि वो कुछ बना रहे थे, वो बनाते बनाते चेंज कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत टफ हो जाएगा, या फिर AS1 के स्टडी मैट में इसको नहीं रख सकते, 2-3 AS हीट हो रहे हैं, तो भाई तो उसको निकालना, फिर वही से टर्न लेके बना के खत्म कर दिया और वैसे ही आंसर डाल दिया, ठीक है। तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है उसका। अभी सुनो क्या हुआ, पढ़ प्रेम। The amount of provision being ₹10 crores. हाँ, अभी क्या किया कंपनी ने, क्या किया, परमानेंट डिमिनिशन। परमानेंट डिमिनिशन मतलब क्या होता है कि मान लो हम लोगों ने एक शेयर लिया, ठीक है, अपने पास में 1 करोड़ के टाटा मोटर्स के शेयर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमने वो शेयर लिए थे 2000 में, कितने में? आज उसकी वैल्यू चले 200 रुपए, कितनी? मतलब 1800 रुपए का नुकसान है। अब मेरे को पक्का पता है कि यार ये ना लाइफ में कभी 2000 तो जाएगा नहीं। अगर अभी तक क्या चल रहा है, ये तो अनरियलाइज्ड है ना। अभी तक जब तक बेचूंगा नहीं, बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा क्या? पड़ा है बैलेंस शीट में, लेकिन शेयर होल्डर्स को सही पिक्चर दिख रही क्या? मेरी मतलब शुभम की। मान लो मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ लोगों में, कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरी कंपनी की किसी ने शेयर लिए, बराबर है ना। अपन म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना, म्यूचुअल फंड करता है, म्यूचुअल फंड आपके बदले का इन्वेस्टमेंट करता है। अब मैं मान लो म्यूचुअल फंड वाला हूं, मैंने आप लोगों से पैसे लिए, मैंने कंपनीज में डाले, उसमें एक कंपनी टाटा मोटर थी, मैंने डाला 2000 में, आज वो 200 में है। समझ में आया प्लॉट? अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बैलेंस शीट में दिख रहा है, पीएनएल में आएगा इसका लॉस नहीं, जब तक मैं बेचूंगा नहीं पीएनएल में नहीं आएगा, क्योंकि बेचूंगा तभी तो एंट्री आएगी, जब तक बेचता नहीं है तो अंदाज है, समझ रहे। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है भाई थोड़ी शर्म रख, जो शेयर होल्डर्स है उनको रियल पिक्चर दिखाना। जो वैल्यूएशन परमानेंट डिमिनिशन है, इसका एक AS13 है, क्या है? ये आपको बाद में कवर होगा, उसमें ये पूरा है कि कब आप डिमिनिशन के लिए वैल्यू करोगे, कब नहीं करोगे, ठीक है।
तो कंपनी ने क्या बोला कि भाई मैं परमानेंट डिमिन्यूशन कर रही हूं, मतलब 2000 का मैं 200 पे लेके आई हूं, ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में, जो कि पिछले 5 साल में हुआ है, मतलब पिछले 5 साल में 2000 से 200 200 होते आया, 2000 का 1500 हुआ होगा, 1200 हुआ होगा, ऐसा करते करते 5 सालों में 2000 की चीज 200 पे आ गई। आगे बढ़ो। As a chief accountant of the company, you are asked by managing director to draft the notes on accounts for inclusion in the annual report of company. है ना, अभी तुमको तुम्हारी इंटेलिजेंस लगानी कि सिर्फ क्या पूछा आपको, जोर की बोलो, सिंपल है, इन्वर्टेड कॉमा से नोट बनानी है, ज्यादा स्टाइल मारने का नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देखने के पहले एक बार सोचते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को यूज करना, बनाएंगे कैसे, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, द डिमिनिशन हैज हैपेंड ओवर द ईयर ऑफ लास्ट 5 years, करेक्ट है। The amount of diminution on account of permanent diminution of the value of investment is rupees 10 crores and the same is been provided for, ठीक है, ऐसा करके अपन एक नोट लिख सकते हैं। अभी देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। The company has decided to provide rupees 10 crore for permanent diminution in the value of investment which has taken place over the 5 years। क्वेश्चन को यूज करके नोट बनाना है। The provision so made has reduced the profit disclosed in the account by, ठीक है। अब पता है एक आखिरी चीज बिफोर क्लोजिंग दिस क्वेश्चन एंड ऑलमोस्ट द एएस, कभी भी हम नोट्स जब लिखते हैं ना ऐसे ड्राफ्ट द नोट्स वाला, इसका बहुत प्यारा लॉजिक है। आपको अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो क्या बोला है, अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज करना है, इंपैक्ट डिस्क्लोज करना है, इंपैक्ट असर्टेनेबल नहीं है तो फैक्ट डिस्क्लोज करना है, यस। उसके बाद में नेचर ऑफ चेंज एंड रीजन ऑफ चेंज करना है। सिंपल है, नोट कैसे बनाना, कंपनी ने क्या किया, उसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट हुआ, ठीक है, और ये चेंज करने का कारण क्या है, खत्म, बन गया नोट्स, ठीक है। अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें ना सिर्फ तुम ये वाला जो था ना इसको स्टार कर दो, XYZ engage, सफन पढ़। XYZ company is engaged in the business of financial services and is undergoing tight liquidity position. Since most of the assets of the company are blocked in various claims, petitions, the special court. बस एक मिनट, एक XYZ करके कंपनी है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा ट्रिकी है, हल्का सा डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना। सभी लोगों ने यहां तक पढ़ लिया क्या, नहीं पढ़ा तो मैं टाइम देता हूं पढ़ने का। तुमने क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं लाया, तुमने नहीं लाया, पढ़ लिया सबने, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ इतना बताया है कि XYZ करके कंपनी है, उसकी टाइट लिक्विडिटी चालू है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस चालू है, कंपनी की हालत खराब है, यस, एवरीबॉडी एग्रीइंग, पर सफन। XYZ has accepted intercorporate deposit. ICD, ICD का मतलब क्या होता है कि कंपनी दूसरी कंपनी को बोलती है कि मेरे को लोन दे, कंपनी बैंक के पास नहीं जा रही है, कंपनी दूसरी मतलब टाटा वाला रिलायंस को बोल रहा है भाई हमको लोन चाहिए। जनरली ये लोन महंगे भी मिलता है और ये नौबत तभी आती है जब बैंक तुमको लोन, आगे And it is making the best efforts to settle the deal. अब कंपनी बहुत कोशिश कर रही है कि सबके ड्यूज सेटल कर दे, ठीक है, आगे। There were claims at varied rates of interest from lenders from due dates of ICDs to the date of repayment. एक सेकेंड, अब पता है क्या हुआ, ये ICD जो कंपनी ने उठाई थी ना कंपनी दूसरी कंपनी से, उसकी भी ड्यू डेट आ गई, उसकी भी ड्यू डेट आ गई, ठीक है, और कंपनी पे नहीं कर पाई, कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पाई। तो अलग अलग कंपनी जिनसे अपन ने लोन लिए थे वो हमारे आंख पे चढ़ रहे हैं और हमको अलग अलग ब्याज बता रहे हैं कि तेको मैंने ओरिजिनली 12% पे दिया था, मेरे को 20% लगेगा क्योंकि तू पेमेंट नहीं कर रहा है ना। तो वो बोल रहा है कि फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ICD टू द डेट ऑफ प्रीपेमेंट, आपको अलग अलग ब्याज कंपनियां अलग अलग रेट पे आपने ICD उठाई है और उनकी ड्यू डेट आने वाली है। आगे बढ़ो। The company has provided interest as per the terms of the contract
till the due date and a note from non-provision of interest, note for non-provision of एक interest. सेकेंड सपन, सिर्फ इतना पढ़ो, देखो बोर्ड पे देखो मेरे, ये रेड मैंने मार्क किया ना, वहां से लेके तो यहां तक पढ़ो बोलो इतना सभी लोग। क्या मतलब हुआ इसका निहाल? बेटा ये ड्यू डेट तक कंपनी ने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया मतलब इंटरेस्ट की एंट्री पार्क करी, प्रोविजन बनाते गए, बाय इंटरेस्ट टू पेएबल, बाय इंटरेस्ट टू पेएबल, पे किया क्या, बाय मतलब अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं अभी तक, मानते हो है ना सभी लोग? भैया समझ रहे हैं ना? तो बोर्ड पे देखो एग्जांपल ले रहा हूं सिवा, मान लो 1 अप्रैल को उठाया था आईसीडी और उसकी ड्यू डेट थी 31 मार्च, तो कंपनी ने ये इंटरेस्ट पूरा अक्रू किया है, निहाल ने बोला कि उतना प्रोवाइड किया है। दिक्कत क्या है आगे है, सफन पढ़ एक बार, एंड यहां से अब एकदम ध्यान से समझना क्या बोल रहा है सफन पढ़। A note for non-provision of interest on the due date to date of repayment was affected in the financial statements. अभी क्या किया मालूम इन्होंने, 31 मार्च तो आ गया, मतलब मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूं भाई, कंफ्यूज मत होना, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि मैं डेट नहीं बोलता हूं, ठीक है? डेट ऑफ रीपेमेंट आ गई थी, मतलब ड्यू डेट आ गई थी, उसके बाद में भी पेमेंट नहीं हुआ। अब कंपनी ने यहां तक इसका अप्रूवल नहीं किया, कंपनी ने एक नोट दे दी, क्या दे दी? नोट। क्या नोट दे दी? कि हमने नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया। काय का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया? ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, टू द डेट ऑफ, बोले हमने इंटरेस्ट आगे का प्रोवाइड हम नहीं कर रहे, ड्यू डेट आ गई, पेमेंट नहीं किया, इतने बेशरम है, मान लो ड्यू डेट आ गई 30 सितंबर को, 31 मार्च को फाइनेंशियल बनते अपने अगले साल, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीना पहले ड्यू डेट आ गई थी, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा, तो क्या लिख रहा है कि हमने सितंबर तक का प्रोविजन किया है, सितंबर के बाद में जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है हमने प्रोविजन नहीं किया, फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट, ठीक है? अब देखो और बेशर्मी देखना इनकी, आगे बढ़ सकते ध्यान से। On account of uncertainties existing regarding the determination of the amount. एक सेकेंड, ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टनिटीज, अब देखो वो जस्टिफाई क्या कर रहा है कि मैं नॉन प्रोविजन, मतलब मैंने जो इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं किया फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट, वो क्यों नहीं किया? जस्टिफाई देखो कैसे, क्योंकि क्या बोलता है, रीजन फॉर चेंज वगैरह बोलता है ना वो, रीजन ऑफ, तो कितना बेचना, क्या बोलता है कि क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट, कि मैं अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, कि मेरे को कितना और पेनल्टी पे करनी पड़ेंगे, क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन एट प्रेजेंट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और बोले कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा भी नहीं है कि स्पेसिफिकली मुझे ड्यू डेट के बाद में भी इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अरे बेशरम आदमी, तूने एक तो पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट पे, ठीक है, तेरा रीपेमेंट कब आएगा हमको पता नहीं, और तू क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ड्यू डेट के बाद में पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा या पेनल्टी देना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं अमाउंट नहीं जांच पा रहा हूं, इसके लिए मैंने ड्यू डेट के बाद से प्रोविजन बनाना बंद कर दिया, बताओ, ठीक है? इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन, मेरे पे कोई स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन भी मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है? द कंपनी कंसिडर्स दैट दिस क्लेम्स आर इन द नेचर ऑफ क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एट डेट, ये एक वर्ड है जो आप सीए फाइनल में सीखने वाले हो, ठीक है? कि कंपनी के अगेंस्ट क्लेम तो आ गया, मतलब मैंने तेरे ऊपर क्लेम ठोक दिया, लेकिन अभी तक ये डेट के रूप में नहीं हुआ है, ये सीधे क्लेम है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है? जब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तब वो डेट बन जाएगा, तो ये इंटर में इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है? आगे, एंड द सेम हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ नोट्स इन द अकाउंट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ,
अरे भाई ड्यू डेट होने के बाद में तेरे को तो पहले उसके आगे के प्रोविजन मारना था, क्योंकि तेरा इंटरेस्ट का मीटर तो चालू रहता था ना। तुमने अगर बैंक का लोन डिफॉल्ट किया, ठीक है, लोन डिफॉल्ट करना मतलब रीपेमेंट के डेट पे तुमने पेमेंट नहीं किया, मानते हो ना, ठीक है। अब उसके बाद में बैंक तुमसे ब्याज नहीं लेगी क्या? बैंक कब तक का ब्याज लेंगे? जब तक तू पेमेंट नहीं करता। तू ये बोल सकता है ड्यू डेट के बाद में मैं ब्याज नहीं चार्ज करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, चार्ज तो किया नहीं, ऊपर से नोट भी डाल दिया कि हम नॉन प्रोविजन कर रहे इंटरेस्ट का फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ। और जस्टिफिकेशन क्या कर रहे हैं कि हमको अमाउंट समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास में कोई स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन शायद नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ये शायद क्लेम ऐसे है जो क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, इसके लिए हम प्रोविजन नहीं करते। इसमें इन्होंने एक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो नहीं किया। क्या नाम? प्रूडेंस तो है ही है, लेकिन अक्रूवल भी है। अक्रूवल भी तो है। अक्रूवल क्या बोलता है? कैश बेसिस बोलता है क्या? वो क्या बोलता है? अक्रू करना पड़ेगा। ब्याज तो वो लेगा ही, तेरा सगा भाई ब्याज लेने वाला है, वो क्या चीज है? अब सुनो, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी रिकॉग्नाइजेस। निहाल पढ़े, अब ये अथर्व पढ़ एक बार। AS1 disclosure of accounting policy क्या बात है, पढ़ो। recognizes prudence as one of the major considerations governing the selection and application of accounting policy. एक सेकेंड, बोलता है प्रूडेंस वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन है फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। याद है ना, MSP, मटेरियलिटी, सब्सटेंस और फॉर्म और प्रूडेंस। तो प्रूडेंस इज अ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का सेकेंडरी कंसिडरेशन। प्राइमरी का है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेकिन ये लोग प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड नहीं लिखते, ये लोग सिर्फ कंसिडरेशन लिखते हैं, ठीक है। आगे, In view of the uncertainty attached to future events, profits are not anticipated but recognized only when realized, though not necessarily in cash. ये प्रूडेंस की बात बता दी इसने कि क्योंकि प्रॉफिट को लेके अनसर्टेनिटी अटैच होती है, लेकिन तो जब तक तुमको प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ तब तक हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। आगे, Provision is made for all known liabilities and losses, even though the amount cannot be determined with certainty and represents only a best estimate in the light of available information. अभी प्रोविजन की बात कर दी कि जितनी भी नॉन लाइबिलिटीज है हम उसके लिए प्रोविजन चार्ज करते हैं, भले ही अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, भले अभी तक सर्टेनिटी पूरी नहीं है, लेकिन हम एक एस्टिमेट के बेसिस पे प्रोविजन बना देते। प्रूडेंस यही बोलता है प्रोविजन एस्टिमेटेड बेसिस पे बना, लेकिन प्रॉफिट रियलाइज होने पे ही रिकॉर्ड कर। समझ आई बात? पक्का? आगे, Also, as per AS1, accrual is one of the fundamental accounting assumptions, irrespective of the terms of the contract. बोलता है अक्रूवल सबसे बड़ा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। तेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? वो गया तेल लगाने, अकाउंटिंग असम्पशन अक्रूवल है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट सेकेंडरी है। सर्वोपरि कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AFRF है। आगे, So long as the principal amount of a loan is not repaid, the lender cannot be replaced in a disadvantageous position for non-payment of interest in respect of overdue amount. वो बोल रहा है जब तक तू प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करता, जब तक तू प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करता, तू लेंडर को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं रख सकता कि उसको ब्याज नहीं मिलेगा। जब तक तूने उसको पैसा नहीं दिया, तेरे को उसको ब्याज देना पड़ेगा। तेरी ड्यू डेट आई नहीं आई फर्क नहीं पड़ता। आगे, From the aforesaid, it is apparent that the company has an obligation on account of the overdue interest. और ऊपर बोली हुई चीजों के कारण हम बोल सकते हैं कि कंपनी के पास में एक ऑब्लिगेशन है कि उसको ओवरड्यू इंटरेस्ट, ओवरड्यू मतलब ड्यू डेट के बाद में, उस पे भी उसको ब्याज देना पड़ेगा। ये ऊपर के बातों से हम आपको क्लियर कर दें। आगे, In this situation, the company should provide for the liability, since it is not waived by the lender. क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है कि लेंडर ने वेव कर दी, मतलब लेंडर पूरी पूरी लेगा, ठीक है, लेंडर बोलेगा मेरे को चाहिए। आगे, At an amount estimated or on reasonable basis based on facts and circumstances of each case. तू ये नहीं बोल सकता कि मेरे को अमाउंट समझ में नहीं आ रहा, देखो बेस्ट एस्टिमेट करना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे, ठीक है, नादान मत बन जाता। आगे, However, in respect of the overdue interest amounts which are settled, the liability should be accrued to the extent of amounts settled. Non-provision of the overdue interest liability amounts
to violation of accrual basis of account. अगर आपने नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट किया तो लाइबिलिटी, तो ये अक्रूअल अजम्पशन का अनादर है, आप नहीं फॉलो कर रहे हो। आइए, Therefore, the treatment done by the company of not providing the interest amount from due date to the date of prepayment is not correct. है ना। अब आखिरी ज्ञान कि क्वेश्चन में हर बार देखना कि क्वेश्चन में अल्टीमेटली पूछा क्या है। पूछा क्या था, स्टेट वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज करेक्ट और नॉट, तो आपको वही बताना है, बाकी ज्ञान नहीं देना है। ठीक है, कि ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए था, कंपनी ने क्या किया और इसलिए कंपनी ने गलत किया, दैट्स इट। क्लियर है, पक्का। एक बार खुद के लिए जोड़ो, ताले हो जाए। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एएस नंबर 1, डन। इसको स्टार मार्क कर दो, ठीक है, और इसको है ना SNW पे डाल दो, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्लियर है सबको, डन, बहुत बढ़िया। अभी यस, अभी अपने पास में यहां से आधी घंटा है, तो हम लोग प्यारा प्यारा AS 5 चालू करेंगे, और वो मोटा मोटा आपको लगेगा कि मैं AS 1 में ही हूं। ठीक है, ओके। सब लोग एक काम करो, बस अपने अपने क्वेश्चन बैंक बंद करो और बैग में रख दो, होमवर्क करके आना। अच्छा, एक और चीज, अच्छा ये मैंने ना कुछ, एक बार बोर्ड पे देखना, ये मैंने कुछ केस स्टडीज आपके लिए बनाई थी जो क्लास में डिस्कस नहीं करी, ये पूरा ड्राइव बन जाएगा गूगल ड्राइव पे। ठीक है, ये जो नोट्स है ना जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये नोट्स आपको अभी नहीं मिलने वाले। ठीक है, कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद बनाओ, ठीक है, नहीं तो आप ना बनाओगे ना लर्न करोगे ना कुछ करोगे। ठीक है, तो मैं आपको ये जो सिर्फ केस स्टडी वाला PDF है इंडिविजुअल ग्रुप्स में डाल दूंगा। ठीक है, अपने पास से प्रिंट आउट निकालना चाहिए तो पढ़ लेना, इससे आपकी एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। इसमें डिफरेंट केसेस है, नॉट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, 5-6 केसेस मेरे ख्याल से हैं। ठीक है, तो ये मैं PDF डाल दूंगा। चलो रेडी है, बिल्कुल टेंशन मत लो सर, नया AS है अभी क्यों कर रहे, क्या कर रहे, एकदम सिंपल है, आपको लगेगा ही नहीं दूसरा नया AS है। सब बंद कर दिएगा, ठीक है। एसी चालू है, ये तो उस पर आ ही नहीं रहा फिकर, तो चालू है क्या एसी? एसी बंद कर देना यार, पंखे वंखे स्लो पे लगा देना। एक काम कर, उसकी रिमोट है क्या एसी का? अच्छा रिमोट नहीं है क्या, उसका स्विंग ऊपर कर देना। उसका स्विंग ऊपर कर देना। तो नीचे कर दे ऐसा, भाई ये बंद कर दे। Too slow. चलो रेडी है, ठीक है। अब हम आते हैं AS 5, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नाम है ये सारे AS में, बहुत सारे नाम, जो भी चीज AS में कवर्ड है वो लगभग नाम में कवर्ड है। ठीक है, AS 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, कि इस साल का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, क्या है उसके एलिमेंट्स, क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कशन है। उसके बाद में प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन है, कि प्रायर पीरियड आइटम होता क्या है, और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज का मतलब होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, लेकिन ये लोग इन्होंने यहाँ पे एस्टिमेट को यहाँ पे भी दर्जा नहीं दिया। ठीक है, AS 1 ने तो निकाल ही दिया, AS 5 के नाम में भी इसको जगह नहीं मिली। नाम चेंज मत करना, नाम वही है, मैं लिख रहा हूँ कि एस्टिमेट भी इसमें कवर होता है। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कवर होती है लेकिन नाम में नहीं आई। ठीक है, चलो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ये 4 चीजें, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है,
ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अच्छा नोट्स बना लिए कि कल मैंने दिए थे आपको 3 पेज, सबने बनाए ना? नोट्स एकदम लाइव रखना, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें मैं क्लास में लिखाऊंगा, ठीक है? फिर तुमने अगर लाइव नहीं रखी फिर तुम जगह छोड़ोगे, वो जगह कम पड़ेगी, पूरे नोट्स खराब हो जाएंगे। इसके लिए नोट्स को लाइव रखना, ठीक है? पहली बात होती है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। बोलो जोर की, वापस से, नेट प्रॉफिट और लॉस। अच्छा ऑर्डिनरी एक्टिविटी मतलब नॉर्मल यूजुअल, है ना? अगर मान लो कंपनी का काम है क्लोथिंग का काम है, ठीक है, टी शर्ट जीन्स, राइट? तो अपन ने टी शर्ट सेल करके पैसा कमाया, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। टी शर्ट मैन्युफैक्चर किया, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। एम्प्लॉय को पेमेंट किया, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो जो भी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस है उससे जुड़े हुए जो भी एक्टिविटीज है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। सेकेंड, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम्स। बोलो, देखिए ये बहुत प्यारा लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम। इससे है ना आप कभी भी एक्सेप्शनल आइटम्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्सेप्शनल आइटम पता है क्या होते हैं? वो होते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, लेकिन वो थोड़े एक्सेप्शन के बेसिस पे होते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, तुमने अभी ये ईरान का वॉर हुआ है ना, तो अब मेरा मान लो टी शर्ट का काम है, चलो वो छोड़ो, मेरा मान लो पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है? अब मेरे लिए मैं सेल क्या करता हूँ? पेट्रोल, डीजल, है ना, एलपीजी, वो सब सेल करता हूँ। और मेरा जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? क्रूड है। यस, अब तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है इंडिया में कि हम लोग क्रूड लेते हैं, नहीं पता तो सुन लो, हम लोग क्रूड लेते हैं, ठीक है? वो क्रूड लेके रिफाइनरी में डालते हैं, वो रिफाइनरी उसको प्रोसेस करती है और उससे बाहर निकलता है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, ऐसे 28 प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। कितने? तो मैं 3.5 साल एक पेट्रोलियम कंपनी में काम कर चुका हूँ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको पूरा पीपीटी बता सकता हूँ कि क्रूड से क्या क्या निकलता है, कैसे कैसे निकलता है, और उसमें पता है कैसे निकलता है? पहले कुछ निकलेगा, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप निकलता है, 1 2 3 4। अभी आप जो डीजल देख रहे हो उसका नाम है HSD, हाई स्पीड डीजल, उसका उसका नाम है, केमिकल कोड है, ठीक है? जो आप पेट्रोल देख रहे हो ना उसको बोलते हैं MS, महेंद्र सिंह नहीं, मोटर स्पिरिट। क्या बोलते हैं? ठीक है, जाने दो। तो क्रूड आता है, उससे पेट्रोल डीजल वगैरह बनते हैं, राइट? अब इसमें क्या हुआ, ईरान के चक्कर में वो क्रूड का प्राइस बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। यस, फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा, करेक्ट है? अब प्रॉब्लम क्या है कि ये है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, क्रूड लेना तो हम लोग इतनी सालों साल से ले रहे हैं, ये तो बनेगा कैसे पेट्रोल डीजल, करेक्ट ना? तो अब लेकिन वो क्रूड हम लोग ले रहे हैं नॉर्मल रेंज में, मान लो $30 से $35 से लेके $55, ये अपनी रेंज चालू है। सडनली $55 पर बैरल से वो हो गया, पर बैरल मतलब केजी पकड़ो आप एक बार के लिए, $55 पर बैरल से वो हो गया $100 पर बैरल। ये एक्चुअली हुआ है, ठीक है? पिछले 6 महीने में ये हुआ था। यस, नाउ है तो ये ऑर्डिनरी। अब पता है होता क्या है? तुमने अपनी बनाई पीएनएल, पीएनएल में तुम ऊपर लिख रहे हो रेवेन्यू, अदर इनकम, टोटल इनकम, है ना? फिर खर्चे आ रहे हैं, खर्चे में पहला आता है रॉ मटेरियल, फिर चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर, ऐसा करके आ गया, फिर यहां आता है प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है? अब ये रॉ मटेरियल में सडनली बहुत बड़ा अमाउंट दिख रहा है इस साल बिकॉज ऑफ द वॉर। यस, यूजर्स जिनको क्रूड का नॉलेज नहीं है, जिनको वॉर का नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे कि भाई सडनली रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, एक कंपनी ने ज्यादा रॉ मटेरियल ले लिया लेकिन कंपनी उतना सेल तो किया नहीं, फिर वो ये भी बोलेगा कि यार क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ा नहीं, तो वो बोलेगा कंपनी खराब है, मैं इन्वेस्ट नहीं करता। मतलब यूजर को सही पिक्चर नहीं दिखेगी। सरकार ने क्या बोला कि अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एक्सेप्शनल नेचर की हो जाए तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो, वो एक्टिविटी है ऑर्डिनरी। देखो, अच्छा आपने स्कूल में पढ़ा ना सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सिमिलर, सेम वर्ड, और दूसरा क्या था? एंटोनिम मतलब
तो ऑर्डिनरी का अपोजिट क्या है? वो नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही है बट एक्सेप्शनल नेचर की, बट समझा, इसके लिए नाम ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल। इसका प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो तीसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या बोले? है ना। अभी ये एक्सेप्शन से अपोजिट हो सकता है। एक्सेप्शन आइटम क्या था? ऑर्डिनरी था लेकिन एक्सेप्शनल था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब वो डे टू डे अफेयर्स में वो खर्चा नहीं होता या वो इनकम नहीं होती, हमारा काम नहीं है वो करना। समझा क्या बात को? समझा ना पक्का? से फॉर एग्जांपल कंपनी, ठीक है, कंपनी ने एक बहुत बड़ा केस जीत लिया, बहुत बड़ा केस जीत लिया। कंपनी की इतनी प्रोबेबिलिटी थी नहीं केस जीतने की, कंपनी ने बहुत बड़ा केस जीत लिया। कंपनी को उससे 50 करोड़ रुपीस की इनकम हुई, 50 करोड़ रुपीस का कैश इन्वॉल्व हुआ है कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी अपने पीएनएल में डालेगी, डालना ही पड़ेगा, अक्रूवल, यस, डालना ही पड़ेगा। कंपनी ने डाला, राइट। अब मैं क्या बताऊं, कंपनी हर साल केस जीतती है क्या? कंपनी हर साल, कंपनी का काम है कि ये, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्या है? समझ में आया? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो अपने जीवन में कि सारे इनकम और एक्सपेंस के आइटम पीएनएल में आने चाहिए, ये तो तुमको मालूम ही है, सिखाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन देखो, इफ एनी एएस सजेस्ट अ डिफरेंट ट्रीटमेंट, ओहो सुनो, सारे इनकम और खर्चे कहां आने चाहिए? जोड़ के बोलो। लेकिन जैसा अभी हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले कि अगर कोई ऐसा खर्चा हुआ जिससे एसेट की लाइफ बढ़ रही है, एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो एएस 10 बोलता है उसको क्या करना है? कैपिटलाइज कर। क्या करना है? अब भले ही सर आपने तो बोला खर्चा है तो पीएनएल में आना चाहिए, लेकिन दूसरा एएस बोल रहा ना कि वो पीएनएल में नहीं आएगा, तो वो एएस रूल करे, वो एएस। तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपको दूसरा एएस फॉलो करना है अगर उसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया है उस खर्चे का। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई एग्जाम का कुछ रूल नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि सारे खर्चे पीएनएल में आते क्या? वापस बोलो, सारे खर्चे पीएनएल में आते क्या? बहुत सारे एएस बहुत सारे खर्चे बोलते हैं कि ये पीएनएल में नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर है? पक्की बात? ठीक है। कुछ कुछ इनकम भी है जो पीएनएल में जो नहीं आती है, एसेट की कॉस्ट से लेस होती है, ठीक है। ओके, अब देखो, द फॉलोइंग कंपोनेंट्स डिस्कस्ड बिलो शुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज विच आर इंसिडेंटल और अराइजिंग फ्रॉम मेन एक्टिविटीज, है ना। अपना मेन एक्टिविटी क्या है? टी शर्ट बेचना, है ना, क्लोथिंग बेचना। अब इससे जुड़ी हुई और भी कोई एक्टिविटी अगर है, मान लो मैंने टी शर्ट के जो आते हैं ना स्क्रैप बच जाता, वो सब भी बिकता है, वो बेचा, तो वो भी इंसिडेंटल एक्टिविटीज, लेकिन है ऑर्डिनरी ही है। अब मान लो मैं टी शर्ट बेचते बेचते मैंने बटन्स का भी होलसेल बेचा, ठीक है, 10-20 लाख बटन बेच दिए, लेकिन ये भी ऑर्डिनरी ही है। मतलब या तो वो मेन एक्टिविटी होगी या फिर वो इंसिडेंटल टू मेन एक्टिविटी होगी। समझ में आया? उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटी का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, क्योंकि धंधा करने के लिए लोन लेना पड़ता है या किसी को लोन दिया होगा आपने, ठीक है। सैलरी एटसेट्रा। आ जाओ, ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल, ऑर्डिनरी बट, अच्छा आप किसी भी चीज को एक्सेप्शन कब बोलते हो पता है? जब उसका साइज और नेचर दोनों ही भयानक है। $55 पर बैरल का क्रूड, $55 पर बैरल का क्रूड $100 हो गया, मतलब डबल हो गया, समझा। और उसका नेचर भी ऐसा है कि वो रॉ मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीएनएल को लेकर, पूरा के पूरा पीएनएल हरा डाला, समझा क्या? ठीक है। तो द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। क्या है? जोड़ के बोलो, एक और बार बोलो, एक और बार बोलो। बट उनका साइज
और नेचर इतना भयानक है कि दे रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटी विथ नॉर्मल साइज एंड नेचर विल नॉट बी एन एक्सेप्शनल, या सही बोलूं तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज विथ सच साइज एंड नेचर विल बी एक्सेप्शनल आइटम फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। समझ में आया? देखो मैं आपने देखा, मैं 4 से 5 बार बोला, इसके बाद में भी अगर कोई महामानव है जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से साइज एंड नेचर वाली चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते तो मैं क्या करूं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एमसीक्यू में, मैं भी लाने वाला आप लोगों के लिए। तो प्लीज कोई मत भूलना कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी का साइज और नेचर अगर बढ़ जाए तो उसी को एक्सेप्शनल बोलते हैं। तो पहले आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा 2 पार्ट में, कि वो ऑर्डिनरी है कि वो ऑर्डिनरी नहीं है। अगर वो ऑर्डिनरी है तभी एक्सेप्शन की तरफ जाना। आगे एग्जांपल देखो, राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरीज टू एनआरवी एंड इट्स रिवर्सल। ओह सही बात है ना, जनरली ऐसा होता है कि कंपनी कॉस्ट से नीचे एनआरवी आ जाए, जनरली ऐसा होता नहीं। ठीक है, कंपनी ऐसा काम करती नहीं है कि इन्वेंट्री कॉस्ट के नीचे आ जाए, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली हर एक कंपनी की इन्वेंट्री कॉस्ट पे ही आती है। ठीक है, और तुमको सच्ची बताऊं, अगर मान लो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करो तो अगर रियलाइजेबल वैल्यू कम भी आ रही है ना, मतलब हम पता है वो दौर से काम करे हुए हैं जिन्होंने क्रूड को, मतलब हम जब बीपीसीएल में थे तब वो दौर देखा हुआ है जब हमने क्रूड को 0 रुपए पे देखा है। कितने पे इमेजिन कर पा रहे हो? 0 रुपया। मतलब कोविड के टाइम पे टेक्सास की कंपनी ने बोला था कि हमारे ऐसे क्रूड लेके जाओ, हमको होना ही नहीं वो इन्वेंट्री। इतनी ज्यादा क्रूड की वैल्यू, $10 और $5 में क्रूड देखा मैंने कोविड में, क्योंकि किसी को पता नहीं था ना कोविड कब सुधरेगा, क्या होगा, या लाइफ टाइम ऐसे हो जाएगा, दुनिया बंद हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 13,000 का निफ्टी 6,000 पे था। यस, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे क्रूड भयानक तरीके से गिर गया था। वो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी ने, मैंने मतलब देखा था कि किसी कंपनी ने अपनी कॉस्ट को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लेके आया इन्वेंट्री की, जो कि थी पेट्रोलियम कंपनीज। तब मैंने ये एएस बहुत एएस नहीं मतलब इंडेक्स पढ़ा है। हमको इंडेक्स था ना, इंडेक्स लगता है ना हमको, इतना पढ़ा है आपको अंदाजा भी नहीं है। मतलब मैं इसको बिना नोट्स के पढ़ा सकता हूँ। एक्चुअली मेरा पूरा जॉब इंडेक्स में था, मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में था। तो मैं 1.5 साल पीएनएल बनाता था और 1.5 साल बैलेंस शीट में था, हमारी जो टीम थी। ठीक है, तो जब आप पीएनएल बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको इंडेक्स का पूरा एएफआरएफ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मैंने एएस सब्जेक्ट लिया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई इसकी। तो ये उस टाइम पे हुआ था। तो दिस इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, बट ये जनरली होता नहीं है, ये एक्सेप्शनल नेचर है इसका। आप बताओ हर साल ऐसा होता होगा कि कंपनी अपनी कॉस्ट से एनआरवी पे लेके आ रही है, क्या मैसेज जाएगा यूजर्स को? ऐसा होता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? या तो फिर कंपनी का जो कॉस्ट निकालने का पैटर्न है, पैटर्न ही गलत है। कंपनी फीफो यूज कर रही है, कंपनी को वेटेड एवरेज यूज करना चाहिए, या वेटेड एवरेज करिए फीफो यूज करना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, हर साल नहीं होता ऐसा। ठीक है ना? ओके, क्यों नहीं होता पता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्वेंट्री तू रोज खरीदता है, इन्वेंट्री तू रोज खरीदता है ना मार्केट में जाके, रोज इन्वेंट्री खरीदता है। तो इन्वेंट्री तू खरीदता ही रियलाइजेबल वैल्यू पे है, इन्वेंट्री तू खरीदता ही रियलाइजेबल वैल्यू पे है ना। तूने फरवरी में कोई इन्वेंट्री खरीदी, ऐसा होता है ये मार्च में रियलाइजेबल वैल्यू एकदम गिर जाए? तूने फरवरी में जो वैल्यू पे इन्वेंट्री खरीदी लगभग 2-5% ऊपर नीचे मार्च में, एंडिंग 31 मार्च को देखते ना अपन एनआरवी क्या है। इसके लिए कभी ऐसा होता नहीं है कि कॉस्ट और एनआरवी बहुत ज्यादा कम। लेकिन कोविड आया था ना, कोविड आया था मार्च में, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, कोविड आया था मार्च में, इसके कारण ये हुआ। अगर वो कोविड मान लो थोड़ा लेट आता तो नहीं होता। ठीक है, ओके। फिर कॉस्ट इंकर्ड ऑन रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज।
ठीक है, आपने रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज करी, थोड़ा चेंजेस किए, वो सब भी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑर्डिनरी कंपनी करती है। डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ पीपी, ये भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, कंपनी अपनी पीपी बेचती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी बेचती है, लेकिन ये एक्सेप्शनल पता है क्यों है? क्योंकि आप कंपनी को जब डिस्पोजल करते हो ना, पीपी को बेचना ऑर्डिनरी है, बट इसका नेचर एक्सेप्शनल है। जब पीपी को डिस्पोज कर रहे हो तो भाई वो थोड़ा सा अलग दिखा देना, ठीक है। ये एग्जांपल आपको एएस में दी है, बेयर एक्ट में, ठीक है। इसके लिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे ही आते हैं, ठीक है। लिटिगेशन एक्सपेंसेस, सेटलमेंट, जीएसटी डिमांड नोटिस, इनकम टैक्स डिमांड, ये सब है ऑर्डनरी, धंधा है, नोटिस तो आते रहेंगी, लेकिन इनका साइज और नेचर चेक करना पड़ेगा। 100 करोड़ का नोटिस आ गया, अभी आया था ड्रीम इलेवन को आया था, है ना, डेल्टिन कसिनो वगैरह को आया था, जीएसटी की नोटिस आते बड़े बड़े, पागल हो गए थे, कंपनी बंद हो गई सब, ठीक है ऑर्डिनरी, बट उसका नेचर इतना एक्सेप्शनल था कि कंपनी बंद हो गई, ड्रीम इलेवन बंद हो गई, ठीक है। अरियर्स पेएबल टू वर्कर्स फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, देखो क्या है, आपने वो देखा क्या तारक मेहता, सभी ने देखा होगा, उसमें नट्टू काका बार बार बोलते रहते हैं मेरी पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। फिर एक दिन नट्टू काका तंग आके कोर्ट में चले गए कि ये मेरी पगार नहीं बढ़ा रहे, और कोर्ट ने बोला पिछले 1 साल से पगार बढ़ाएगा, अभी से नहीं बढ़ाएगा। जेठालाल बोल रहा था ठीक है मैं बढ़ा दूंगा, अब से इसको मैं 10%, नहीं 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 नहीं, 1 साल से इसका मानसिक उत्पीड़न हुआ है, 1 साल पीछे से 10% इन्फ्लेट करके उसको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है, पीछे से पगार बढ़ा के दे। अब इसका साइज और नेचर, हर रोज करते क्या अपन ये काम, पगार देने का काम रोज करते, लेकिन रोज पगार बढ़ाते क्या पीछे जा गया, इसके लिए वो एक्सेप्शन है। सबको क्लैरिटी मिली क्या? ऑर्डिनरी बट ये नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अपना रजिस्टर ओपन करो, उसमें ये हेडिंग डालो और ये 4 एरो बनाओ और नेट प्रॉफिट के नीचे के आइटम लिखो, ये स्लाइड बनाओ अभी। क्या सेल ऑफ पीपी इज ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल, डिपेंड करता कि क्वेश्चन में उसका साइज नेचर क्या लिखा है, लेकिन नॉर्मली उसको एक्सेप्शनल बोलते हैं नॉर्मल। लेकिन साइज नेचर अगर नॉर्मल है, ज्यादा वो नहीं है, या तेरे हर साल सेल ऑफ पीपी हो रहे हैं, अब बड़ी कंपनी हर साल सेल ऑफ पीपी करती है, ठीक है, तो उसके साइज नेचर नॉर्मल माने जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, फिर 10 करोड़ की पीपी है और तूने इमीडिएटली स्क्रैप कर दिया, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब देख कैमरा थे कोडेक वाले, ठीक है, वो कैमरा इमीडिएटली बंद हो गए क्योंकि स्मार्टफोन में कैमरे आ गए, तो वो पीपी तेरी एकदम जीरो वैल्यू बिक रही है, फिर वो साइज नेचर ज्यादा है, थोड़ा जजमेंट इन्वॉल्व रहता क्वेश्चन में।
लिखा गया। चलो इसके बाद में आ जाओ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ध्यान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करेंगे और प्रायर पीरियड आइटम अपन अब आज नहीं करने वाले, ठीक है, कल करने वाले, लेकिन इसको अपन ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या है? दीज आर इनकम या फिर एक्सपेंस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स, that are clearly distinct from ordinary activities. ये इनकम या एक्सपेंस ऐसी चीज के कारण वो आए हैं या ऐसे ट्रांजैक्शन के कारण अराइज हुए हैं जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। आग लग गई, बहुत खर्चा हो गया। आग लगना ऑर्डिनरी है क्या? कभी कभी आग लगती है, तो ये हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब मान लो मर्जर हो गया, मान लो KFC और क्या नाम है पिज्जा हट, इसका मर्जर हो गया। रोज रोज मर्जर होता क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, मर्जर होना, आग लग जाना, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। एंड देयरफॉर क्योंकि ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी से डिस्टिंक्ट है, इसी के लिए आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलर। एवरीबडी क्लियर? वो लाइन को 2 बार पढ़ो मन में। ओके, ठीक है। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम should be separately disclosed, should be in the P&L, such that its impact on current P&L can be perceived, तो पता है P&L कैसे बनता है? सुनो, ये बोर्ड पे एकदम ध्यान से सुनो, देखो। ये फिर आप किसी भी कंपनी का देख सकते हो। रेवेन्यू आता है, यस, टोटल इनकम आ गई, ये सारे खर्चे आ गए, यस, ये आ गया आपका, उसके नीचे नेट प्रॉफिट। मैं अगर आपको एक्सट्रैक्ट दिखाता लाके, ठीक है, पेंसिल नहीं चल रही, तो उसके बाद में क्या होता है? नेट प्रॉफिट आ गया, तो उस पर लिखा क्या होता है? नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ठीक है, उसके नीचे आता है एक्सेप्शनल आइटम। इनकम हो या एक्सपेंस हो, इनकम हो तो नॉर्मल लिखेंगे, एक्सपेंस हो तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके नीचे आएगा नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स। फिर उसके नीचे आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर उसके नीचे आएगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। समझा? इसका पूरा एक्सट्रैक्ट मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कल लाता हूं उसका फोटो। तो उसको सेपरेटली डिस्कस करना है, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम, अच्छा, अगर क्रूड का $55 से $100 हुआ था, तो ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड हो जाएगा? नहीं, ये नीचे दिखेगा अलग से, नीचे दिखेगा अलग से। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था कि नॉर्मल, जो नॉर्मल रेट्स है उतना ऊपर दिखाया था, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट है ना वो नीचे दिखाया था एक्सेप्शनल बोल के। मतलब $55 था ऊपर दिखाया था, और 55 माइनस 100, ये 45 का इंपैक्ट नीचे एक्सेप्शनल बोल के दिखाया था कि ये एवरेज प्राइस से डिफरेंट है। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो कभी भी अदर एक्सपेंस के लाइन आइटम में ऐड होगा क्या? नहीं, वो नीचे अलग से दिखेगा। ठीक है, अभी वेजेस है, सैलरी वेजेस है, ठीक है, अगर नट्टू काका की सैलरी बढ़ाई रेट्रोस्पेक्ट, तो सैलरी वेजेस के लाइन में ऐड होगा क्या? नहीं, वो नीचे अलग से दिखेगा। उसकी नॉर्मल सैलरी वहां पे दिखेगी ऊपर, लेकिन जो ये एक्सेप्शनल चीज है वो नीचे अलग से दिखेगी। समझ में आया कि बात? ठीक है, अगर इनकम है तो प्लस में दिखेगी, और
अगर एक्सपेंस है तो माइनस में दिखेगी। समझ में आ गया है ना? क्लियर है? अभी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम में आग लग गई, कुछ हो गया, जो ऑर्डनरी एक्टिविटीज नहीं है, तो ये तो वैसे भी कोई हेड में नहीं है, लेकिन एक रेसिडुअल हेड होता है अदर एक्सपेंस करके, होता है ना, उसमें मत डालना। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नेचर की चीज है तो नीचे अलग से आएगी। ये क्लियर हो गया क्या इतना? ये विजन क्लियर है एकदम? ये एग्जांपल देखो, क्लास खत्म। लॉस बाय फायर, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक, रोज आता गया अर्थक्वेक, ठीक है। अटैचमेंट या फिर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब तुमने लोन पे, फैक्ट्री पे लोन करके धंधा चला रहे हो, बैंक वाले आके तुम्हारी फैक्ट्री को सीज कर दिए, अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, समझा? रोज रोज होती क्या फैक्ट्री सीज? रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ओहो, गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ग्रांट तुमको मिला, क्या मिला? ये ऑर्डिनरी है, ये गवर्नमेंट ग्रांट मिलते रहते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट मिलने के बाद तुमको गवर्नमेंट ने बोला लावा मेरी भी ग्रांट वापस दे, दैट मीन्स तुमने कुछ तो कंडीशन फॉलो, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी। समझ रहा क्या? अगर क्वेश्चन में है रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट दिया नहीं, दिए हुए ग्रांट वापस ले रहे हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी। समझ में आया? सेल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, ये भी नॉर्मल नहीं है ना, लेकिन आपके इतने फाइनेंशियल इशू वो हो गए कि आपको फैक्ट्री की फैक्ट्री बेचनी पड़ रही, नाउ दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है? द सोल लॉजिक ऑफ दिस थिंग इज कि शेयर होल्डर्स को, यूजर्स को एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर दिखे। ओके, थैंक यू, विल रिज्यूम एट 9:15 शार्प। सृष्टि, पहला वाला जो क्वेश्चन कल सवेरे बता दूंगा 6:45। अबे हाँ, अरे अरे ये वीडियो निकालो, बैच वाले लोग, करो नीचे। डन? ठीक है, पहली तुम बनाई ना रे, अच्छा ठीक है, ओके।